हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का बलजीत हिंदी क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक रहेगा वाक्य रचना। आप दूसरी तीसरी कक्षा से वाक्य की परिभाषा जानना शुरू कर देते हैं। अक्सर छोटी क्लासेस में बच्चों को परिभाषा सिखाई जाती है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यही कही जाती है ना, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। बिल्कुल सही परिभाषा है, कोई दो राय नहीं। लेकिन आपका लेवल थोड़ा सा अपग्रेड है, तो परिभाषा का लेवल भी अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि कोई एक फिक्स परिभाषा जरूरी नहीं बेटा कि एक ही परिभाषा हो। तो आज देखिए, आप वह परिभाषा बिल्कुल सही है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को या सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ हमने लिखा बेटा पदों का समूह जो विचारों की अभिव्यक्ति में सक्षम हो वाक्य कहलाता है। पदों का समूह लिखा है मैंने, पदों का समूह। पद क्या होता है? शब्द और पद है एक ही, लेकिन रोल अलग है। जब आप वाक्य से बाहर स्वतंत्र रूप से लिखते हैं तब शब्द कहलाएगा। जैसे दीपक शब्द है, ठीक है। लेकिन जब उसी शब्द को व्याकरण के नियमानुसार आप वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, यानी कोई शब्द जो वाक्य में आ जाता है, तब हम उसको पद के नाम से जानते हैं। तो वाक्य में तो पद होते हैं बेटा, वाक्य से बाहर उनको हम शब्द कहेंगे, तो वाक्य में होते हैं पद। तो पदों का समूह कैसा समूह बेटा? जो हमारे विचारों की अभिव्यक्ति में सक्षम हो। हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, जब विचार उत्पन्न होते हैं तब हम बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसको अभिव्यक्ति बोलते हैं। तो ऐसा समूह पदों का जो विचारों की अभिव्यक्ति में सक्षम हो, ठीक है, यानी जिनके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सके। किसके माध्यम से प्रकट करते हैं? वाक्य के माध्यम से। सारा दिन बातें करते हैं एक दूसरे से, चिट्ठी पत्र लिखते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, लिखकर ही तो भेजते हैं, वो सारे के सारे क्या है? वाक्य है, ठीक है बेटा। तो पदों का ऐसा समूह जो विचारों के अभिव्यक्ति में सक्षम हो, यानी हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना है, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह पदों का जो हमारे विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने में सक्षम हो, वाक्य कहलाता है। समझ आ गया सभी को? आज का जो हमारा मुख्य विषय रहेगा वाक्य रचना में, वह है बेटा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर भी वाक्य के भेद होते हैं, रचना के आधार पर भी होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद 10वीं कक्षा के लिए विशेष रूप से चैप्टर है, 4 अंकों का ये चैप्टर आता है। तो हम आज के विषय में रचना के आधार पर वाक्य के भेद जानेंगे बेटा। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कितने भेद बेटे? 3। पहला है सरल वाक्य, जिसको आप साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य भी आप इसको कह सकते हैं। एक नाम और इसका मिश्रित वाक्य भी है, ठीक है। सरल वाक्य या साधारण कह लीजिए, संयुक्त वाक्य, मिश्र या जटिल वाक्य, मिश्रित वाक्य है, ठीक है। तो आज विस्तार से हम जानेंगे, इनकी पहचान सीखेंगे, क्योंकि परीक्षा के अंदर जो वाक्य रचना का चैप्टर आएगा बेटा, उसमें प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। पहला प्रश्न का प्रकार होगा चेंज करना, कि सरल को संयुक्त में बदलो, संयुक्त को मिश्र में बदलो, या मिश्र को सरल में बदलो, या संयुक्त को सरल में बदलो, मतलब आपस में इनको बदलना। एक तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। दूसरे आएंगे बेटा, वाक्य लिखा होगा, आपने पहचानना है कि रचना के आधार पर कौन सा भेद है, संयुक्त है, मिश्र है या सरल है। वो आप तभी पहचान पाओगे जब आपको अच्छे से पहचान होगी। आज हमने पहचान सीखनी है, ठीक है। अगली कक्षा में हम परिवर्तन करना सीखेंगे। अगर एक ही क्लास में हम पहचान भी और परिवर्तन भी करेंगे तो कक्षा ज़्यादा लंबी हो जाएगी बेटा, और इतना लंबा समय एक क्लास में देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। आज हम इसकी पहचान सीखेंगे, अगली जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम परिवर्तन करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले पहला भेद कौन सा है बेटा? सरल वाक्य है। परिभाषा क्या है इसकी? क्योंकि परिभाषा भी आ सकती है, सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त किसे कहते हैं, मिश्र किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल आसान है बेटा, एक मुख्य क्रिया, मैंने शॉर्ट में लिखा है एक मुख्य क्रिया, यानी जिस वाक्य के अंदर एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। मेन वर्ब एक होगी इसके अंदर, ठीक है।
या इसकी दूसरी परिभाषा, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, नौकरी के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं उसमें भी बहुविकल्पीय आएंगे, और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुविकल्पीय आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि मतलब एक ही परिभाषा फिक्स हो, ये भी आ सकता है जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होते हैं वह कौन सा वाक्य होता है। तो दूसरी परिभाषा हुई ना सरल वाक्य। पहली परिभाषा क्या था, जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब आप ये जानिए कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। बिल्कुल आसान है बेटा, वाक्य के अंदर जिसके विषय में कहा जाए, ध्यान दीजिए, वाक्य के अंदर जिसके विषय में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए विधेय कहलाएगा। उदाहरण के लिए, सोहन पाठ पढ़ता है, किसके बारे में कहा, सोहन के बारे में, तो सोहन क्या हुआ, उद्देश्य। सोहन के बारे में क्या कहा गया, पाठ पढ़ता है, तो पाठ पढ़ता है क्या हो गया बेटा, विधेय। बिल्कुल आसान है, जिसके बारे में कहा जाए उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए विधेय। तो जिस वाक्य के अंदर एक उद्देश्य एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, सरल वाक्य की और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आकाश में उड़ते हुए पक्षी बहुत सुंदर लगते हैं, सरल वाक्य है क्योंकि इसके अंदर एक ही मुख्य क्रिया है, सुंदर लगते हैं। ठीक है, अब इसको और विस्तार से समझने के लिए पहले हमें संयुक्त और मिश्र समझने हैं। जब इन दोनों को भी समझ लेंगे फिर तीनों को एक साथ समझना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे तीनों का आपस में। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए, दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, दो स्वतंत्र उपवाक्य योजक द्वारा जुड़ते हैं। तो क्या परिभाषा हुई संयुक्त वाक्य की, जिस वाक्य के अंदर दो स्वतंत्र उपवाक्य योजक द्वारा जुड़ते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहां पर ध्यान देने योग्य, एक तो उपवाक्य आया है पद और एक योजक, इन दोनों को समझिए, परिभाषा अपने आप समझ में आ जाएगी। क्योंकि स्वतंत्र का अर्थ आप समझते हैं आजाद, यानी ये जो दो वाक्य होते हैं एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। अगर दोनों को अलग अलग करके लिखोगे तब भी अपना पूर्ण अर्थ देंगे। ठीक है बेटे, इसलिए कौन सा पद प्रयोग किया, स्वतंत्र। ठीक है, दो वाक्य होते हैं। अब उपवाक्य क्या होता है, वाक्य तो एक हो गया, जैसे सोहन ने खाना खाया और सो गया। सोहन ने खाना खाया और सो गया, एक वाक्य है सोहन ने खाना खाया, दूसरा वाक्य है सो गया। वाक्य तो एक ही है लेकिन पार्ट कितने हुए इसके, दो। यानी उपवाक्य क्या हुआ, वाक्यांश, वाक्य का वह अंश जो पूर्ण वाक्य का अंग है, लेकिन इसको अगर अलग भी रख देंगे तब भी वह अर्थ देने में सक्षम है, तो उपवाक्य कहलाएगा। उपवाक्य इसलिए बेटा क्योंकि एक ही वाक्य का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आया योजक। योजक का मतलब जोड़ने वाला, कुछ ऐसे पद वाक्य के अंदर जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उनको हम योजक कहते हैं, योजक पद। ठीक है, तो क्या अंतर हुआ यहां से संयुक्त में, यहां एक ही वाक्य है, सिंगल सेंटेंस, और यहां पर दो उपवाक्य जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा बेटा, योजक पद के द्वारा। जैसे ये मार्कर है, अब ये मार्कर एक है, कोई जोड़ नहीं है बीच में, यहां तक, इसको सरल बोलेंगे हम। ठीक है, और ये इसकी कैप है, कैप मार्कर, हमने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ये संयुक्त है। मार्कर का एग्जांपल आपको देकर बता रहा हूं मैं कि सरल वाक्य बिना जोड़ का पाइप है। ठीक है, एक ऐसा पाइप जिसके बीच में कोई जोड़ नहीं है, चाहे वो 5 फुट का है, 2 फुट का है, 10 फुट का है, कितने भी फुट का पाइप है, बीच में कोई जोड़ नहीं है, वो सरल वाक्य है। और जब हम दो पाइप के टुकड़ों को, मान लीजिए 5-5 फुट के दो पाइप के टुकड़े हैं, उन दोनों को हम बीच में जोड़ लगा के जोड़ देते हैं, आपस में एक पाइप उनका बना देते हैं जोड़ लगा के, वही स्थिति किसकी है, संयुक्त वाक्य की, कि इसमें एक ही वाक्य है। तो उपवाक्य तुम कहेंगे ही नहीं, क्योंकि उपवाक्य कब होगा, जब एक वाक्य के दो टुकड़े होंगे।
दो हिस्से होंगे। यहां तो वाक्य ही एक है, ठीक है। यहां एक वाक्य के दो पार्ट हैं और वो दो पार्ट किसी योजक पद के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं बेटा। कैसे? और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मैं बहुत दौड़ा परंतु ट्रेन नहीं पकड़ पाया। वाक्य तो एक है, मैं बहुत दौड़ा परंतु ट्रेन नहीं पकड़ पाया। तो मैं बहुत दौड़ा एक उपवाक्य, ट्रेन नहीं पकड़ पाया दूसरा उपवाक्य। दोनों को जोड़ा किसने? परंतु ने। परंतु क्या है? फिर योजक है बेटा। तो इस तरीके से आप संयुक्त वाक्य की पहचान करेंगे कि संयुक्त वाक्य के अंदर एक वाक्य के दो हिस्से होते हैं और बीच में एक जोड़ होता है, एक पद योजक का काम करता है, उसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। यही अंतर है दोनों में। यहाँ सिंगल सेंटेंस है, यहाँ पर दो उपवाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। आसान है ना? अब आगे बढ़ेंगे आप। योजक, योजक की आप जरूर पहचान करो, क्योंकि जो प्रश्न आएगा कि पहचानिए किस प्रकार का वाक्य है, तो तब ये योजक आपके सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। इनको आप समझ लीजिए आसानी से। देखिए एक बार, जैसे और, तथा, एवं, सबका अर्थ एक ही है। मैंने इतने सारे लिखे हैं, आप ये मत घबराना इतने योजक कैसे याद रखेंगे, पर्यायवाची हैं। यानी और, तथा, एवं एक मान लो, परंतु, किंतु, मगर, लेकिन समान अर्थ वाले हैं, अथवा या समान अर्थ वाले हैं, वरना, अन्यथा, नहीं तो समान अर्थ वाले हैं, इसलिए, अतः समान अर्थ वाले हैं। ठीक है, तो लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है बेटा, एक याद रख लो पर्यायवाची, उसके अपने आप दिमाग में रखना कि एक पद योजक है, उसके सारे पर्यायवाची योजक का काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, और, तथा, एवं। रितिका पढ़ रही है तथा उसकी बहन खेल रही है। वाक्य एक है, लेकिन हिस्से कितने बेटा इसके? दो। रितिका पढ़ रही है, उसकी बहन खेल रही है। किसने जोड़ा दोनों वाक्यों को? तथा ने। तो तथा ने किसका काम किया? योजक का। ठीक है बेटे, तो कौन सा वाक्य को कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, परंतु का मैंने अभी उदाहरण आपको दिया ही था। मैं बहुत दौड़ा परंतु ट्रेन नहीं पकड़ पाया। तो परंतु, किंतु, मगर, लेकिन किसी का भी प्रयोग कर दो इस तरह के वाक्य बनाने के लिए। जहां पर भी ये पद आएंगे, परंतु, किंतु, मगर, लेकिन, संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। आसान है ना? अथवा या, जब किसी एक का चुनाव करना हो, जैसे मैं आपके लिए चाय बनाऊं या आप दूध पीना पसंद करेंगे। एक वाक्य है, मैं आपके लिए चाय बनाऊं या आप दूध पीना पसंद करेंगे। तो दो हिस्से हो गए ना बेटा, दो वाक्य हो गए ना। मैं आपके लिए चाय बनाऊं, आप दूध पीना पसंद करेंगे। दोनों को किसने जोड़ा? या ने। ठीक है, यानी योजक का काम किया, तो संयुक्त वाक्य है। इसी तरह से बेटा, वरना, अन्यथा, नहीं तो, चेतावनी देने के लिए प्रयोग होते हैं। किसी को हमने कुछ समझाना है, ठीक है, जैसे खूब मेहनत किया करो, अन्यथा मनोवांछित फल नहीं मिल पाएगा। खूब मेहनत किया करो, अन्यथा मनोवांछित फल नहीं मिल पाएगा। तो मनोवांछित फल नहीं मिल पाएगा, खूब मेहनत किया करो, दो वाक्य हो गए। जोड़े किसने? वरना ने, अन्यथा ने, नहीं तो ने। ठीक है, और इसी तरह से इसलिए, अतः का प्रयोग करके आप संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। मुझे नौकरी चाहिए इसलिए मैं दिन रात पढ़ता हूँ। दो वाक्य हो गए। मुझे नौकरी चाहिए इसलिए मैं दिन रात पढ़ता हूँ। ठीक है, मुझे नौकरी चाहिए एक वाक्य, दिन रात पढ़ता हूँ दूसरा वाक्य। दोनों को जोड़ा किसने? इसलिए। तो आपका सबसे ज्यादा ध्यान इन योजक के ऊपर रहना चाहिए बेटा। क्यों? क्योंकि अगर वाक्य लिखा हुआ है और पहचानना है तब भी ये योजक काम आएंगे, और जब सरल को संयुक्त में बदलना है या मिश्र को संयुक्त में बदलना है तब भी इसी बात का ध्यान रखना है कि इन्हीं योजक पदों में से कोई एक योजक हमने प्रयोग करना है, तभी हमारा संयुक्त वाक्य बनेगा। ठीक है, तो आप इनको नोट भी करने बेटा, अच्छे से इनको नोट कर लीजिए, इनकी पहचान अच्छे से दिमाग में आप बसा लीजिए, ताकि जब वाक्य परिवर्तन आप करें तब ये योजक आपके काम आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद है बेटा मिश्र वाक्य, जटिल वाक्य या मिश्रित वाक्य। तीनों में से आप कोई भी नाम ले सकते हैं।
वाक्य एक ही है। अब इसकी परिभाषा क्या है, ध्यान से देखिए बेटा। इसके अंदर एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है। दोनों में अंतर समझिए अच्छे से। यहां भी दो उपवाक्य हैं, ठीक है, यहां पर भी दो उपवाक्य हैं, मगर अंतर क्या हुआ बेटा, जो संयुक्त वाक्य के अंदर दो उपवाक्य हैं दोनों स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होगा, उपवाक्य तो दो ही होंगे मगर एक उपवाक्य प्रधान होगा और दूसरा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होगा, ठीक है। यानी यहां एक वाक्य एक ही मुख्य क्रिया, यहां दो उपवाक्य योजक द्वारा जुड़े होंगे, यहां पर भी दो उपवाक्य एक प्रधान और दूसरा आश्रित। ये तो होगी तीनों की परिभाषा, ठीक है। अब पहचान संयुक्त की हो गई है। सरल की मैंने कहा था जब ये दोनों समझ में आ जाएंगे तो सरल अपने आप आ जाएगा समझ में। तो मिश्र को समझिए अब अच्छे से। इसके अंदर एक प्रधान उपवाक्य है बेटा, दूसरा आश्रित है। जैसे जो आदमी बीमार था वह मर गया, दो उपवाक्य है कि नहीं है। जो आदमी बीमार था वह मर गया, जो आदमी बीमार था आश्रित उपवाक्य है, वह मर गया प्रधान उपवाक्य है। क्यों, क्योंकि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है। जैसे जो आदमी बीमार था, ऐसा हम कह के अगर रुक गए तो पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता ये वाक्य, क्योंकि दिमाग में प्रश्न रहता फिर क्या हुआ उसका, ठीक है। अब पूर्ण अर्थ कब दिए इसने, जब हमने प्रधान उपवाक्य इसके साथ लिखा हुआ है मर गया, फिर हमारे मन की जो जिज्ञासा थी वह शांत हो गई, ठीक है। इस तरीके से होता है बेटा आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य, कि यहाँ आश्रित उपवाक्य अपना पूर्ण अर्थ कब देगा, जब प्रधान उपवाक्य के साथ उसको जोड़ेंगे। इसके अंदर दोनों उपवाक्य प्रधान है, दोनों को अलग अलग भी कर दोगे तब भी वो अपना पूरा अर्थ देने में सक्षम है। ये अंतर है दोनों के अंदर। अब आप थोड़ा सा अतिरिक्त ध्यान देंगे, क्योंकि इसके योजक की हमने पहचान कर ली। अब इसके भी योजक हैं जो मैंने लाल मार्कर के साथ लिखे हैं, ये इसके योजक हैं। आप इसकी पहचान करोगे, अगर ये योजक आए हैं तो मिश्र वाक्य है, और अगर ये योजक आए हैं तो संयुक्त वाक्य है। लेकिन अब इन योजक को आप डिटेल से समझिएगा। एक प्रश्न आ जाता है बेटा कई बार परीक्षा में कि आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। यहां से कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ पहचानना है संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है। लेकिन कई बार प्रश्न पत्र में प्रश्न बनाने वाला यह तो बता देता है कि मिश्र वाक्य है, लेकिन आपसे यह पूछ लेता है कि अगर मिश्र वाक्य है तो इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न बनता है आश्रित उपवाक्य कौन सा है, उसको आप अच्छे से पहचानिए। आश्रित उपवाक्य बेटा तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक संज्ञा आश्रित उपवाक्य, नंबर दो विशेषण आश्रित उपवाक्य, और नंबर तीन क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तीन प्रकार के आश्रित उपवाक्य होंगे, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बेटा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। परिभाषा बिल्कुल आसान है, परिभाषा में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। संज्ञा आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के लिए संज्ञा का काम करे। किसे कहेंगे, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के लिए संज्ञा का काम करे उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं, ठीक है बेटा। और संज्ञा आश्रित उपवाक्य में कौन सा योजक आएगा, की। कौन सा योजक आएगा बेटा, की। क को हर्ष और ई की मात्रा ध्यान रखना ये, क्योंकि एक की यह भी होता है, मगर इन दोनों में बहुत अंतर है। यह की संबंध कारक का चिन्ह है, जो संबंध दिखाता है। जैसे यह पुस्तक दिनेश की है, ठीक है, पुस्तक और दिनेश का संबंध दिखाया है। लेकिन इस की का अलग काम है, यह योजक का काम करता है बेटा, दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। जैसे हम सब जानते हैं कि तुमने चोरी नहीं की, हम सब जानते हैं कि तुमने चोरी नहीं की, ठीक है बेटा। एक हम सब जानते हैं प्रधान उपवाक्य, तुमने चोरी नहीं की आश्रित उपवाक्य, ठीक है।
तो जितने भी वाक्य आपको मिले बेटा, पहचान भी करनी है ना साथ साथ, क्योंकि परीक्षाओं में इतना समय नहीं होता कि आप डिटेल से सोचें। वहां पर अगर आपको वाक्य की पहचान है, पहचान के आधार पर भी आप एकदम से उसका सही उत्तर चुन सकते हैं। तो जितने भी वाक्य आपको इस टी के साथ मिले, क को हर्षव ई की मात्रा लगी हो, तो 100% बेटा मिश्र वाक्य है। और मिश्र वाक्य में अगर ये पूछ लिया जाए कि आश्रित उपवाक्य कौन सा है, तब भी 100% संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, और एग्जांपल ऐसे, गांधी जी ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है। ठीक है बेटे, गांधी जी ने कहा एक उपवाक्य, अहिंसा परम धर्म है, दूसरा उपवाक्य किससे जुड़े हैं, की से, तो कौन सा वाक्य कहलाएगा बेटा, मिश्र वाक्य। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है बेटा विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण, अब इसकी क्या पहचान है, इसकी पहचान है बेटा जो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और अगर सर्वनाम है तो मैंने वाच्य परिवर्तन की क्लास में आपको बताया था, वाच्य परिवर्तन की क्लास में आपको अच्छे से समझा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाइए और वाच्य परिवर्तन की 2 वीडियो मैंने अपलोड की हैं, उन्हें आप लगातार देखिए तो वाच्य परिवर्तन करना भी आप बड़े आराम से सीख जाएंगे। तो वो जरूर देखना अगर आपने नहीं देखी है तो, और अगर आप देख चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा विशेषण आश्रित उपवाक्य को कैसे पहचानोगे, जहां जो होगा। जैसे अभी एग्जांपल दिया था मैंने मिश्र वाक्य का, जो आदमी बीमार था वह मर गया, मिश्र वाक्य है, इतना तो हमने पहचान लिया था। अब आश्रित उपवाक्य कौन सा है, मैं बता चुका हूं कि जो जहां पर वह आ जाए उसको विशेषण आश्रित उपवाक्य कहना है। ठीक है, लेकिन यही नहीं रुकना, जो मैंने कहा सर्वनाम है तो सर्वनाम के बाद कारक चिन्ह भी लगते हैं बेटा। क्या कहना चाहता हूं मैं, जो को कारक चिन्ह लगा दो, जैसे कर्ता, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने, जो को ने चिन्ह लगाओगे तो क्या बनेगा, जिसने। ठीक है, कर्म में जिसको या जिसे, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिससे, जिसका, जिसके, जिसकी, जिसमें, जिस पर। ठीक है, तो ये पद भी जहां होंगे उसे भी आप मिश्र वाक्य ही कहेंगे। और आपसे ये पूछ लिया जाए कौन सा आश्रित उपवाक्य है, तब आप विशेषण आश्रित उपवाक्य ही कहेंगे वहां पर बेटा। ठीक, बना लीजिए वाक्य, जैसे मैंने तो जो का बनाया था, इसको कारक चिन्ह लगा लीजिए। जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वह तो जा चुका है, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वह तो जा चुका है। जिसका तुम इंतजार कर रहे हो एक उपवाक्य, वह तो जा चुका है दूसरा उपवाक्य। कौन सा वाक्य ओवरऑल क्या कहोगे, मिश्र वाक्य। अगर पूछ लिया जाए कौन सा आश्रित, विशेषण आश्रित उपवाक्य। बना लोगे ऐसे कारक चिन्ह लगा के, आप खुद अपने वाक्य भी बना के देखा करो, क्योंकि एक कक्षा के अंदर सारे के सारे एग्जाम्पल देना मुश्किल हो जाता है बेटा, वीडियो लंबी बन जाती है। मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि जो को कारक चिन्ह लगा लो, जिसका का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, आप जिसने बनाइए। जैसे चलो मैं बना ही देता हूँ, जिस व्यक्ति ने चोरी की थी, या जिसने चोरी की थी वह पकड़ा गया, इसको भी आप क्या कहोगे, मिश्र वाक्य कहोगे। ठीक है, जिसने चोरी की थी वह पकड़ा गया। दोनों समझ में आ गए कि कोई परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ की देखना है, तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। जो मिल जाए विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, जो को कारक चिन्ह लगे हुए हो तब भी विशेषण आश्रित उपवाक्य है। अब तीसरा भेद आ जाइए, तीसरा भेद है बेटा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। हाँ, परिभाषा रह गई थी, विशेषण आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं इतना तो पता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो जो परिभाषा विशेषण की है यहाँ परिवर्तित नहीं होने वाली, यहाँ पर भी वही काम करेगी। जैसे यहाँ पर हमने क्या बोला था बेटा, संज्ञा आश्रित किसे कहा था, प्रधान उपवाक्य के लिए संज्ञा का काम करने वाले आश्रित उपवाक्य को संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। विशेषण आश्रित उपवाक्य किसे कहोगे, प्रधान उपवाक्य के लिए विशेषण का काम करने वाले उपवाक्य को विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। क्या कहा मैंने, प्रधान उपवाक्य के लिए विशेषण का काम करने वाले आश्रित उपवाक्य। या दूसरी परिभाषा,
जो आश्रित उपवाक्य है प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई। कुछ भी नहीं बदला मैंने, विशेषण की यही परिभाषा है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना। बस हमने यहाँ आश्रित और प्रधान और जोड़ दिया और कुछ नहीं किया नया, कि जो आश्रित उपवाक्य है प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, जो का तो यहाँ क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले को। तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन सा हुआ, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताई उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहेंगे। परिभाषा बिल्कुल आसान है बेटा। ठीक है, तो अब यहां जानिए योजक, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के योजक कौन कौन से हैं। जो ऊपर 4 लिखे हैं इनके बारे में तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। जिसको क्रिया विशेषण के भेद याद हैं, क्रिया विशेषण के भेद 4 हैं, कौन कौन से बेटे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, स्थान का मतलब क्या हो गया, क्रिया जहां हुई या जहां होगी। काल का मतलब समय, जब हुई जब होगी। जैसा का मतलब ढंग, रीति, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का मतलब क्रिया होने का ढंग, वे क्रिया कैसे हुई। ठीक है, और परिमाण का मतलब होता है बेटा नापतोल। ठीक है, जितना। तो ये 4 जो शब्द मैंने लिखे हैं, जब, जहां, जैसा, जितना। जब समय का बोध करवाता है, जहां स्थान का बोध कराता है, जैसा क्रिया होने के ढंग का बोध कराता है और जितना क्रिया के माप का बोध करवाता है। ठीक है, तो मैंने जब लिख दिया। अब यही बात मैं यहाँ पर भी कहूंगा कि मैं कम शब्द लिख सकता था, लेकिन आपको डिटेल में बताना जरूरी था कि पर्यायवाची साथ में लेने, तो यहाँ पर मैंने कम लिखे हैं। अब जैसे मैंने जब कहा, जब के पर्यायवाची जिस वक्त भी हो सकता है बेटा, जिस समय भी हो सकता है, कुछ भी आ जाए, जब आ जाए, जिस वक्त आ जाए, जिस समय आ जाए, मतलब एक ही है, मिश्र वाक्य ही कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जब हम घर पहुंचे बिजली जा चुकी थी। जब हम घर पहुंचे बिजली जा चुकी थी। ठीक है, जब हम घर पहुंचे एक उपवाक्य, बिजली जा चुकी थी दूसरा उपवाक्य। जहां स्थान का बोध करवाने वाला है। अब जहां कह लो, जिधर कह लो, जिस तरफ कह लो, जिस ओर कह लो, सबका मतलब एक है, तो कोई सा भी आ जाए इनमें से। मैंने सिर्फ जहां एक उदाहरण के तौर पे लिखा है, इसके पर्यायवाची भी आ जाए। जहां तुम बैठे हो वहां बहुत गर्मी है। जहां तुम बैठे हो वहां बहुत गर्मी है, यानी आपको जहां मिल गया और वाक्य के 2 हिस्से हैं, 100% मिश्र वाक्य लिखना है। ठीक है बेटे, जैसा, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, मिश्र वाक्य का एग्जांपल हो गया। जैसे मैं कहता हूं एक उपवाक्य, वैसा करो दूसरा उपवाक्य। जितना, ठीक है, जितना किसका बोध कराएगा, क्रिया के मापतोल का। ठीक है, थाली में उतना ही डालो जितना पचा सको या जितना खा सको। थाली में उतना ही डालो जितना खा सको, 2 हिस्से हो गए, 2 उपवाक्य हो गए। अब ये यहां ध्यान देना बेटा, ये जो बाद के 5 लिखे हैं मैंने, ये थोड़ा सा अलग से समझाऊंगा मैं। जो ये 4 शब्द लिखे थे, ये चारों क्रिया विशेषण के भेद के आधार पे हो गए। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। लेकिन मिश्र वाक्य के अंदर एक 5वां क्रिया विशेषण हम मानेंगे परिणामवाचक। नोट कर लो, 5वां क्या मानेंगे। अगर कोई क्रिया विशेषण के भेद आपसे पूछता है तब तो 4 हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की है, लेकिन अगर आश्रित उपवाक्य की बात हो रही है कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के हैं, तब आपने 5 कहना बेटा। 5वां है परिणामवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। अब परिणामवाचक क्यों है ये, जैसे यदि, यदि का कोई भी वाक्य हो, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। 2 उपवाक्य है या नहीं है, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, यानी सफलता का मिलना किस पर निर्भर हुआ, मेहनत करने पर। तो परिणाम, इसलिए परिणामवाचक है। ठीक है, तो यदि से कोई भी वाक्य हो बेटा, उसको मिश्र वाक्य कैटेगरी में लेना अपनी। यदि, अगर,
दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, यदि अगर कोई भी यदि अगर वाला वाक्य है आप उसको मिश्र वाक्य मानेंगे। यद्यपि वह बहुत पढ़ता है तथापि अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाता, मिश्र वाक्य कहोगे। उसी तरह से बेटा चूंकि, यद्यपि, चूंकि और क्योंकि। मैं खूब पढ़ाई करता हूं क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए। मैं खूब पढ़ाई करता हूं, एक उपवाक्य। मुझे नौकरी चाहिए, दूसरा उपवाक्य। ठीक है, तो एक बार फिर ध्यान दे लीजिए, जो ये योजक हैं संयुक्त उपवाक्य के, नोट कर लीजिए इनको, अच्छे से पहचान कर लीजिए इनकी, क्योंकि पहचान अगर होगी तभी हम वाक्यों को पहचान पाएंगे। और उसके बाद फिर आप इनकी पहचान कर लीजिए। यहां तक तो बिल्कुल आसान है कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य जो कारक चिन्ह सहित, बार बार बता रहा हूं मैं बेटा तुम्हें, कारक चिन्ह सहित, जिसने, जिसे, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिसमें, जिस पर, अगर ये पद भी वाक्य के अंदर हैं तो विशेषण आश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य तो है ही सारे, हम आश्रित वाक्य को भी पहचान रहे हैं साथ साथ। और अगर जब पर्यायवाची सहित, ठीक है, जहां, जिधर, जिस और, जैसा, जितना, यदि, अगर, यद्यपि, चूंकि, क्योंकि, अगर ये योजक आते हैं तब आप मिश्र वाक्य कहेंगे बेटा। और नीचे वाले योजक हैं तो ये क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य के योजक हैं। उम्मीद करता हूं आपको तीनों वाक्य की पहचान तो हो गई है। ठीक है, यहां एक वाक्य होगा सरल, बिना जोड़ का पाइप। इन दोनों में पाइप जरूर है मगर दो टुकड़े क्या कर रखे हैं बेटा, जोड़ रखे हैं। ठीक है, तो यहां तो कोई झगड़ा है ही नहीं। संयुक्त के अंदर दोनों वाक्य स्वतंत्र और मिश्र के अंदर एक उपवाक्य प्रधान और दूसरा उपवाक्य आश्रित। ये तो हो गई पहचान। योजकों के द्वारा आप इनको पहचानोगे फिर, वे ये योजक हैं तो संयुक्त और ये योजक हैं तो मिश्र। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कई बार प्रश्न यह आता है कि परीक्षा के अंदर वाक्य लिख दिया और ये पूछ लिया जाता है कि इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा और आश्रित कौन सा है। क्योंकि हमने सिर्फ अभी तक आधी जानकारी ये ली है कि अगर ये योजक आ जाए तो मिश्र वाक्य है, इतना तो जान लिया। और उसके बाद हमने ये भी जान लिया कि अगर की आ जाए तो संज्ञा आश्रित वाक्य है, जो आ जाए विशेषण है, नीचे वाले योजक आ जाए क्रिया विशेषण है। लेकिन ये नहीं जान पाए अभी हम कि पहले वाले को आश्रित कहना है या बाद वाले को आश्रित कहना है। उसके मैं दो तरीके बताता हूं बेटा तुम्हें, बड़े आसान हैं, ध्यान से सुन लो। जिंदगी में कभी आश्रित उपवाक्य को पहचानने में गलती नहीं करोगे। एक है बिना समय गवाए आसान तरीका और एक है प्रैक्टिकल। तो पहले आसान तरीका जान लीजिए। आसान तरीका यह है बेटा, जो भी मैंने योजक लिखे हैं ये, ठीक है, अगर ये वाक्य के शुरू में आए हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान पहचान बताऊंगा। अगर ये योजक की तो वाक्य के शुरू में आएगा नहीं, वो तो बीच में ही आना है। अगर ये योजक वाक्य के शुरू में आए हैं तो पहले वाला हिस्सा आश्रित कहना है। समझ रहे हो? अगर ये वाक्य के बिल्कुल शुरू में आए हैं, जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, यदि शुरू में आया है तो पहला यदि तुम मेहनत करोगे आश्रित है तो सफलता अवश्य मिलेगी प्रधान है। इतना समझ में आ गया? अगर ये बिल्कुल शुरू में आए हैं, जो व्यक्ति बीमार था वह मर गया, जो व्यक्ति बीमार था, जो वाक्य के शुरू में है तो जो व्यक्ति बीमार था आश्रित, वह मर गया प्रधान। आसान पहचान है कि नहीं है? दूसरी, अगर ये योजक बीच में आ जाए, दोनों वाक्य के बीच में आ जाए, बाद में तो आएंगे नहीं, या तो शुरू में आएंगे या बीच में आएंगे। अगर ये योजक दोनों वाक्यों के बीच में हो तो बाद वाला आश्रित कहना है और पहले वाला प्रधान कहना है। ठीक है, जैसे इसी को बना लीजिए, वह व्यक्ति पकड़ा गया जिसने चोरी की थी। वह व्यक्ति पकड़ा गया जिसने चोरी की थी, जिसने कहाँ आया? बीच में, तो बाद वाला आश्रित है। और वह व्यक्ति पकड़ा गया पहले आया,
प्रधान है। बिल्कुल आसान है बेटा। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो ये योजक हैं, इन योजक के साथ जुड़ा हुआ उपवाक्य यानी इन योजक के तुरंत बाद वाला उपवाक्य आश्रित कहलाएगा। अगर ये पहले आए हैं तो पहले वाला आश्रित, और अगर ये बीच में आए हैं तो बाद वाला आश्रित। कितना आसान है पहचानना, इससे आसान तरीका हो नहीं सकता आश्रित वाक्य को पहचानना। बस ये ध्यान रखना, पहले आए हैं कि बीच में आए हैं। पहले आए हैं तो पहले वाला आश्रित, बाद वाला प्रधान। बीच में आए हैं तो बीच में का मतलब इनके तुरंत बाद वाला आश्रित हो जाएगा और पहले वाला प्रधान हो जाएगा। ठीक है। दूसरी पहचान जो मैंने कहा था प्रैक्टिकल असली पहचान, वो यह है बेटा, आप मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदल लो। ध्यान दीजिए, आपने क्या करना है, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदल लेना है, जो कि मैं अगली वीडियो में सिखाऊंगा आपको बदलना भी। लेकिन आज एक दो एग्जांपल देता हूं ताकि ये समझ में आ जाए कि आश्रित कौन सा है। आप मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदल लो। सरल वाक्य में बदलने के बाद क्या लिखा है इसमें, एक मुख्य क्रिया, यानी सरल वाक्य में बदलने के बाद मुख्य क्रिया एक हो जाएगी। तो जो मुख्य क्रिया बनेगी, ध्यान दीजिए, जो मुख्य क्रिया बनेगी सरल वाक्य में बदलने के बाद, वह मुख्य क्रिया प्रधान उपवाक्य वाली होती है। जैसे उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति ने चोरी की थी वह पकड़ा गया। इसको सरल बनाना है। सरल कैसे बनाते हैं, योजक खत्म करने हैं। जिस व्यक्ति ने चोरी की थी वह पकड़ा गया, सरल क्या बनेगा, चोरी करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया। योजक खत्म करने हैं भाई। ठीक है। एक छोटी सी घटना याद आ गई, क्लास में मैंने ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि पहले बता दिया था कि बेटा जब हम मिश्र को या संयुक्त को सरल में बदलने के तो योजक खत्म करना है। मैंने पूछ लिया एक वाक्य, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कह दिया, बच्चे ने खाना खाया और खेलने चला गया, इसका सरल बनाओ। एक बच्चे ने जवाब दे दिया, क्योंकि उसको याद था कि योजक खत्म करना है, बोला सर बच्चे ने खाना खाया चला गया। तो इस तरीके से नहीं करना। योजक खत्म करने का मतलब क्या है बेटा, जोड़ को मिटाना है, जोड़ होना ही नहीं चाहिए। तो क्या बनेगा इसका, जिस व्यक्ति ने चोरी की थी वह पकड़ा गया, चोरी करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया। यहां हम आश्रित और प्रधान को पहचान रहे हैं। मैंने कहा कि इसको सरल में बदलिए, जो मुख्य क्रिया बनेगी, मुख्य क्रिया बिल्कुल लास्ट में होती है वाक्य के, तो लास्ट में कौन सी क्रिया आई, चोरी करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया। पकड़ा गया लास्ट में क्रिया आई ना। ठीक है। तो यह प्रधान उपवाक्य वाली क्रिया है। अब वापिस वहां, ये जिस व्यक्ति ने चोरी की थी वह पकड़ा गया, तो वह पकड़ा गया पता लग गया प्रधान है। दूसरा कौन सा बच गया, सरल। ठीक है। की का एक एग्जांपल ले लीजिए। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है। उदाहरण दिया था मैंने, गांधी जी ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है। इसका सरल बनाइए। क्या सरल बना, गांधी जी ने अहिंसा को परम धर्म कहा। बन गया ना सरल। गांधी जी ने अहिंसा को परम धर्म कहा, तो मुख्य क्रिया कौन सी बनी लास्ट में, धर्म कहा। ठीक है। कौन से वाक्य की हुई है कहा, गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा, यहां क्या बना था, गांधी जी ने अहिंसा को परम धर्म कहा। यही बात मैंने बताई है कि जो कहा है प्रधान उपवाक्य वाली क्रिया है। ठीक है। क्योंकि जो क्रिया मुख्य क्रिया बनेगी वही कौन सी क्रिया होती है, प्रधान उपवाक्य की क्रिया। तो गांधी जी ने कहा प्रधान हो गया, अहिंसा परम धर्म है कौन सा हो गया बेटा, आश्रित हो गया। उम्मीद करता हूं आज की जो क्लास है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपके लिए यही काम रहेगा बेटा आज का, कि आपने इन योजक की पहचान करनी है, क्योंकि पहचान ना हो तब भी यही योजक काम आएंगे, और बदलना हो वाक्य को, संयुक्त में बदलना है या मिश्र में बदलना है, तब भी ये योजक काम आएंगे। अब मैंने कह दिया मिश्र वाक्य में बदलो, तो कम से कम एकदम से दिमाग में तो आई कि मैंने इन्हीं योजक में से प्रयोग करना है जब मैंने मिश्र वाक्य बनाना है। तो आज आपने इन योजक की पहचान कर लेनी है, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वाक्य परिवर्तन करना सीखेंगे, ये योजक आपके दिमाग में तरोताजा रहे और आप आसानी से वाक्य परिवर्तन करना सीख जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको आनंद आया होगा। अगर आनंद आया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप सभी से लाइक भी करो और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलो बेटा, क्योंकि ये शिक्षाप्रद वीडियो है। इससे न केवल आपको फायदा मिलेगा बल्कि आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं,
और जिन परीक्षाओं में हिंदी के प्रश्न आने हैं वहाँ वाक्य के प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा बेटा। इसलिए वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी जरूर करना है। कोई नेगेटिव बात आपको लगे, कोई सुधार करने की ज़रूरत हो तो आप कमेंट भी ज़रूर किया करें। मैं उसमें कोशिश करूँगा और सुधार करने की। और दोस्तों के साथ शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना बेटा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।